सेकेंड, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, और ये NO2 का सांद्रण है 0.01, 0.00787 इस तरह से है। अब इसको हम ट्राई करें पहले फर्स्ट ऑर्डर में, फिर सेकेंड ऑर्डर में, और देखें कि किस तरह से हमको ग्राफ मिलता है और क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सबसे पहले NO2 और T के मध्य ग्राफ खींचा गया है, तो log NO2 अपॉन टाइम, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है, और ये सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन एक सरल रेखा नहीं है, ये जस्ट कर्व है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो नहीं करता, डज नॉट फिट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द प्लॉट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट प्रोसेस इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर। जस्ट पहले बताया गया कि जो रेखा है, ये लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकता। इसमें देखिए, यदि 1/NO2 और टाइम के बीच ग्राफ खींचा जाए, सेकेंड ऑर्डर का है इक्वेशन, तो 1/NO2 मीन्स ये, और T के बीच ग्राफ खींचा जाए तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका स्लोप का मतलब k के बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, और अंतःखंड ये है। इसका मतलब है कि ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है, इसलिए ये जो डाटा लिखा गया था वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। This is a straight line, therefore the process is second order in NO2. Means with respect to NO2, order of reaction is 2. Next half-life period method. T half is directly proportional to 1/A to the power n minus 1. A is initial concentration of the reactant, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, और n जो लिखा गया है वो order of reaction अभिक्रिया की कोटि। तो यदि हम दो अलग अलग हाफ लाइफ पर अभिकारक के सांद्रण ले, तो ये T half 1/T half 2 is equal to A2 by A1 to the power n minus 1। इस ग्राफ को, यदि इस इक्वेशन को हम समझें, T half 1/T half 2 that is equal to A2 by A1 n minus 1। दोनों तरफ यदि हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग T half 1/T half 2 that is equal to n minus 1 log A2 by A1। इसका मतलब n minus 1 बराबर क्या होगा, log T half 1 minus log T half 2 divided by log A2 minus log A1। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि log m by n is equal to log m minus log n। हमको निकालना है अभिक्रिया की कोटि n का मान, तो n बराबर 1 प्लस log T half 1 minus log T half 2 divided by log A2 minus log A1। यदि हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होगी। नेक्स्ट वन टॉप डिफरेंशियल मेथड। इसमें रेट जो है माइनस डी सी बाई डी टी मीन सी फॉर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के सी टू दी पावर एन, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सी जो होगा सांद्रण होगा कंसंट्रेशन, एंड दिस इज रेट कांस्टेंट। यदि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर हम रेट लेते हैं तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा माइनस डी सी वन अपॉन माइनस डी सी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू टू दी पावर एन। यदि इसको हम फिर से दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारा होगा लॉग माइनस डी सी वन अपॉन डी टी माइनस डी सी टू अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू एन लॉग सी वन अपॉन सी टू। हमको निकालना है एन की वैल्यू, तो एन बराबर लॉग, इसको इस फॉर्म में हम ले लें तो माइनस डी सी वन अपॉन डी टी माइनस लॉग डी सी टू अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई लॉग सी वन माइनस सी टू। इस तरह से यदि हम वैल्यू दोनों रेट का लिखें, दोनों के सांद्रण को लिखें,
तो हमको अब क्रिया की कोटि पता चल सकती है, n का मान हमको पता चल सकता है। लास्ट वन इज पोस्ट वाल आइसोलेशन मेथड। इसमें एक रिएक्शन मिक्सर में कई अभिकारक हैं, तो हम किसी एक को वेरी करते हैं, बाकी सबको स्थिर रखते हैं। जैसे ABC यहां पे 3 रिएक्टेंट हैं, यदि हमको A के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि निकालनी है तो B और C को हम स्थिर रखेंगे, केवल A के सांद्रण को वेरी करेंगे और A के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि प्राप्त होगी। जब हमको B के सापेक्ष निकालना है तो A और C को हम स्थिर रखेंगे और B के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि निकालेंगे। C का निकालते वक्त A और B के सांद्रण को हम स्थिर रखेंगे और C को धीरे धीरे वेरी करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो C के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि प्राप्त होगी। तो प्रायोगिक रूप से अपक्रिया की दर में आप देखेंगे K इंटू A टू द पावर P। इसका मतलब यह हुआ A के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि P है, B के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि Q है तथा C के सापेक्ष अपक्रिया की कोटि R है। इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P प्लस Q प्लस R होगा। नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन? सक्रिय ऊर्जा क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन ग्राउंड स्टेट। सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा। अब इसमें आप देख सकते हैं जस्ट एज a ball cannot get over a hill if it does not roll up the hill with enough energy. A reaction can't occur unless the molecules possess sufficient energy to get over the activation energy barrier. इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। यदि बॉल को भी जाना है, इस पार जाना है, झंडे तक जाना है या आपको जाना है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप यहां तक नहीं पहुंच सकते, इस पोल तक। तो जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी, इसको ये एनर्जी नीचे से यदि लेते हैं यहां तक, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। आप यदि यहां से इसको जाना है यहां पर, जब तक इस पॉइंट को टच नहीं करेंगे इधर आप नहीं जा सकते। इतनी एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए जो इस बैरियर को प्राप्त करे। तो ऐसे ही जैसे आप इमेजिन करिए कि एक बुजुर्ग आदमी को इसके पार चलना है, पहाड़ी के उस पार जाना है, तो होगा क्या कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पहाड़ के टॉप पॉइंट पर जाएगा। यदि वो टॉप पॉइंट पर नहीं पहुंचता तो उस पार नहीं जा सकता। इसका मतलब वो लुढ़क के वापस आ जाएगा और आपके पास एनर्जी है, आप उस टॉप पॉइंट पर जाके क्रॉस कर सकते हैं। वैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए होता है। जिन अणुओं के पास इतनी एनर्जी नहीं है वे ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर सकते, वे वापस हो जाते हैं। और जिनके पास वो न्यूनतम ऊर्जा है, ऊर्जा अवरोध को पार कर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। उस ऊर्जा को हम दहली ऊर्जा बोलते हैं। अभिकारक अणुओं के पास पहले से कुछ ऊर्जा है, अलग से एडिशनल एनर्जी उनको प्रोवाइड करें, वो ऊर्जा बैरियर जो होता है, एनर्जी बैरियर जो है, ऊर्जा अवरोध है, उसको पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है। ये एक्सिस जो आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर आप देखेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड का कन्वर्जन है, आइसोमेराइजेशन है मेथिल साइनाइड में। कैसे वो आइसोमेराइज होकर यहां तक पहुंचता है, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां से यहां तक पहले आएगी, ये इसी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी कही जाती है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दहली ऊर्जा। ये वैल्यू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा, ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। आइसोमराइजेशन करते वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। इस पे आते आते देखिए यहाँ पर CH3 कार्बन नाइट्रोजन के बंध से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद धीरे 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 एनर्जी जैसे ही कम होती है वो फिर से अपने ओरिएंटेशन में आ रहा है, लास्ट में आइसोमराइजेशन हो जाता है इसका। तो आप देख सकते हैं कि यदि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहां से यहां तक ये पूरी की पूरी वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दहली ऊर्जा, और ये मेथिल आइसोसाइनाइड की सक्रिय ऊर्जा है, ये वैल्यू डेल्टा H। यहां पे आप फिर देखिए एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, देयरफॉर डेल्टा, ये जो वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस है डेल्टा ई, इसी को बोलते हैं एंथैल्पी या
एनर्जी यहाँ पर। हाई पॉइंट ऑन द डायग्राम इज द हाईएस्ट पॉइंट, नॉट हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डायग्राम इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, हाईएस्ट पॉइंट। तो जब तक ये मॉलिक्यूल इसको क्रॉस नहीं करेगा यहाँ पर वो नहीं पहुंच सकता प्रोडक्ट में, और यहाँ पर पहुंचने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी उसके पास पहले से है, सिर्फ और सिर्फ इतनी एडिशनल एनर्जी है, ये जिसको हम सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, इसकी वजह से ये कन्वर्ट होता है और मेथिल आइसोसाइनाइड साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। द स्पीशीज प्रेजेंट एट द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो टॉप पॉइंट पर एनर्जी बैरियर जिसको हम बोलते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तापक्रम और अपक्रिया की दर के संबंध क्या होंगे? इस संबंध को बताने के लिए आर्हेनियस, जिनका नाम था शवांते आर्हेनियस, जिनको केमिस्ट्री का 3rd नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने डेवलप किया मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। उनका इक्वेशन था रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। इसमें आप A जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, या इसको हम बोलेंगे आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर? क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले का टर्म है, इसलिए ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसलिए कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है एक ही यूनिट है। EA को बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है जूल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यदि कैलोरी में लेंगे तो 2 कैलोरी। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हुआ टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है। अब इसमें e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT को पूरे इक्वेशन को हम यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे बोल्ट्जमैन फैक्टर, और ये कहलाता है आर्हेनियस फैक्टर। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही रेट कांस्टेंट कहलाता है। इसमें यदि हम T को इनफाइनाइट लेते हैं, यदि T का मान इनफाइनाइट है, T टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? आप इसमें देख सकते हैं कि यदि T को इनफाइनाइट लेंगे आप तो EA अपॉन RT जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब K की वैल्यू 1 के बराबर होगी, आर्हेनियस फैक्टर के बराबर होगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अनदर थिंग, यदि EA का मान 0 है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू 0 है, तो आप लिख सकते हैं, आप देखिए e टू द पावर 0 अपॉन RT मींस e टू द पावर 0। अगेन K की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसका मतलब टेम्परेचर को यदि इनफाइनाइट ले जाते हैं, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, K की वैल्यू आर्हेनियस फैक्टर के बराबर होगा। यदि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू 0 है तो K की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अब इसमें यदि हम इस समीकरण में लॉग ले लें दोनों तरफ, ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। नेक्स्ट अब इसमें ग्राफ देखिए, ln K और 1 अपॉन T के बीच ग्राफ है। ln K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो यदि log ln K और 1 अपॉन T के बीच ग्राफ खींचेंगे तो जो स्लोप होगा माइनस E अपॉन R, इसका नेगेटिव स्लोप है माइनस E अपॉन R, और इंटरसेप्ट जो y एक्सिस को कट करता है वो ln A होगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ ये है, जहां पे स्लोप जो होगा वो माइनस m। यदि हम ln को log में चेंज करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसी से डिवाइड कर दें तो log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A, ये इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c के बीच ये ग्राफ होगा, तो log K और 1 अपॉन T के बीच ग्राफ खींचेंगे तो जो स्लोप होगा EA अपॉन माइनस 2.303 R, EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T। इसमें स्लोप माइनस EA अपॉन 2.303 R और इंटरसेप्ट log A। When K is determined experimentally at several temperature, EA can be calculated from the slope of a plot log K versus। इसमें जो स्लोप आएगा, स्लोप की वैल्यू बता दिया गया माइनस EA अपॉन 2.303 R। नेक्स्ट आरएनएस इक्वेशन जस्ट आपसे डिस्कस कर दिया गया। यहाँ पे y इसको लिया जाए 1 अपॉन T तो नेगेटिव स्लोप होगा यदि log K और 1 अपॉन T के बीच ग्राफ खींचा जाए। स्लोप माइनस E अपॉन R
या E is equal to minus slope into R. If K values are determined at two different temperatures, what happens? यदि हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं तो हमारा जो आरएनएस इक्वेशन है इस तरह से हो जाएगा ln k2 upon k1 is equal to minus EA upon R 1 upon T2 minus 1 upon T1, या उसको हम बोले ये हमारा फाइनल इक्वेशन जो होगा log k2 by k1 EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, ये फाइनल इक्वेशन होगा। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म। कैसे कोई भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो वो पाथ को डिसाइड करना, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट डिस्क्राइब द एक्चुअल प्रोसेस by which reactants become product is called the reaction mechanism. Reactions may occur all at once or through several discrete steps. Each of these processes is known as elementary reaction or elementary process. आप इस चीज को समझिए कि कोई भी अपक्रिया एक या अधिक पदों में संपन्न होती है तो जो मंद गति वाली अभिक्रिया है वे अभिक्रिया के दर का निर्धारण करती है। जैसे ए से बी एक रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म लिखनी है आपको। ये ए से सी में कन्वर्ट होता है, सी से डी में और डी से बी में। सपोज कर लिया जाए कि लास्ट वाली अभिक्रिया जो है वो स्लो स्टेप है, बाकी सब फास्ट है। तो कैसे हम जानेंगे कि इसका रेट किस पर डिपेंड करता है? तो हमेशा दिमाग पे होना चाहिए स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमिन स्टेप। मंद गति वाली अभिक्रिया सदैव अभिक्रिया के दर का निर्धारण करती है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम रेट का डिटर्मिनेशन करेंगे और इसी के द्वारा मॉलिक्यूलरिटी का निर्धारण होगा। और आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एज 1। बाइमॉलिक्यूलर ए प्लस ए या ए प्लस बी, दोनों का साधन सेम हो सकता है, दोनों का साधन डिफरेंट हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ पर भी 1 + 1 2 है। आगे चलिए ए प्लस ए का क्यूब मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। ए प्लस बी अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 विद रिस्पेक्ट टू बी 1। A plus B plus C individual देखेंगे with respect to A1 with respect to B1 with respect to C1. So overall order of reaction is 1 + 1 + 1 means third order reaction. So molecularity of a process tells how many molecules are involved in this process. ये पूरे के पूरे molecularity है, मीन्स कितने molecules एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो molecularity बताती है। The rate law for an elementary step is written directly from that step. मल्टी स्टेप रिएक्शन मीन्स कई स्टेप में भी रिएक्शन हो रहा है, तब के लिए बताया गया कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट इज ऑलवेज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जैसे यहां पर एक कार के लिए दिखाया गया प्लाजा है, यहां पर देख लिया स्लो कार स्लोड यहां पर है, कार स्लोड एट प्लाजा ए 1 2 3, अगेन स्लोड एट 2। तो जो स्लो होगा जहां पर स्लो है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, उसी के द्वारा अभिक्रिया के दर का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, the overall reaction cannot occur faster than the slowest, that is the rate determining step. डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का डिप्लेशन होता है ऑक्सीजन में। इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में लिखा हुआ कि ओजोन पहले टूटता है O2 + O में, ये फास्ट स्टेप है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल O3 का ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और ऑक्सीजन बनाता है और यही स्लो स्टेप है। देन व्हाट इज द रेट इक्वेशन? उसके लिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। कैपिटल K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनटू O अपॉन O3। और हमारा जो इक्वेशन होगा जिसको हम रेट के लिए बता दिया गया कि हमेशा स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमिन करेगा, तो वहां पे रेट इज इक्वल टू स्मॉल k O3 इनटू
O, और इस O का कंसंट्रेशन जो भी होगा इस इक्वेशन से निकल सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं O कंसंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल K O3 अपॉन O2। ये स्मॉल k है और ये कैपिटल K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्मॉल k रेट कांस्टेंट। यदि इसकी O की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो हमको फाइनल इक्वेशन मिलेगा रेट कैपिटल K स्मॉल k O3 यहां पर, O3 यहां पर, इसका मतलब O3 का स्क्वायर, O2 नीचे है मतलब -1। ये फाइनल रेट ला है। कैपिटल K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्मॉल k रेट कांस्टेंट, इसका मतलब दो कांस्टेंट को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अनदर हमको रेट कांस्टेंट K रेक्स मिलेगा, दैट इज द रेट। इसका मतलब with respect to ozone order of reaction 2, with respect to oxygen order of reaction 1, so overall order of reaction is 1. Next, collision theory. Matter consists of moving particles. As the temperature increases, the particles move faster and collide more often and with more energy. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसकी वजह से टकराने की संभावना बढ़ती है। अणु जो होते हैं वो ज्यादा टकराएंगे, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन एंड वंस फॉर्म्ड, मींस जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उनके बीच यदि टक्कर होगी तो बंध जो होंगे टूटेंगे और दूसरा बनेगा। द एनर्जी फॉर दिस कम्स फ्रॉम पार्टिकल कोलिजन। वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी उन अणुओं के टक्करों के बीच से आती है, उनके बीच जो कोलिजन होता है उनके बीच एनर्जी मिलती है, जिससे वो रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। द कोलिजन्स हैव ए वैरायटी ऑफ एनर्जी एज सम ऑफ हार्डर देन अदर्स। A collision energy diagram is graph of the number of the collision. Next, percentage of collision with energy. आप यहाँ देख सकते हैं acquisition energy, that is the minimum energy required for a successful collision to break the bond. यदि अणुओं में न्यूनतम ऊर्जा नहीं है तो कोई भी बंध टूट नहीं सकता। तो जो न्यूनतम ऊर्जा है बंध को तोड़ने के लिए, उस ऊर्जा को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एरिया आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा एरिया, दिस एरिया रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स दैट डू नॉट हैव द सक्सेसफुल कोलिजन। केवल और केवल कोलिजन होगा तो इन अणुओं के बीच में है सक्सेसफुल कोलिजन। आगे दिखाएंगे, ये दिस एरिया रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विथ एनर्जी ऑफ एक्टिव सक्सेसफुल, ये होगा। और यहां पर इतने अणु हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, मींस इतने अणुओं के बीच में जो इतनी एनर्जी है कि वो उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये एनर्जी यहाँ पे हाई है और ये एनर्जी लो है। कोलिजन यहाँ पे 0 है और कोलिजन यहाँ पे मैक्सिमम 100% है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इफ वी ऐड ए कैटलिस्ट। यदि आप कैटलिस्ट उसमें डालते हैं तो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? जस्ट वॉच। नेक्स्ट, ये पहले वाला ग्राफ था, ये सक्सेसफुल कोलिजन है। नेक्स्ट, आगे बढ़ाइए। यस, कोलिजन एनर्जी डायग्राम यहां देखिए। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीजेस रेट। अब ये पहला टेम्परेचर यहाँ पे T1 टेम्परेचर, ये मान लीजिए हम टेम्परेचर कम है और यहाँ पर सक्सेसफुल केवल कोलिजन इतना ही था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, इफेक्टिव कोलिजन जो होगा वो बढ़ जाएगा। यदि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। आगे चलते रहो आगे। You need a collision to have a reaction. Collisions provides energy required to break the bond. Most collisions are not successful. A successful collision requires favorable geometry. अब एक दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं कि लकड़ी को काटना है कुल्हाड़ी से। यदि हम कुल्हाड़ी को उल्टा करके लकड़ी पर कितनी भी जोर से मारे, कितनी भी ताकत से मारे, लकड़ी नहीं कटती है। यदि हम उसको धार के साथ लकड़ी पर मारते हैं, वो उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तभी लकड़ी कटेगी जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, और उसको कटने के लिए उतनी ताकत की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड।
उतनी एनर्जी लगेगी तभी लकड़ी कटती है। तो सबसे पहला है प्रॉपर ओरिएंटेशन, सेकेंड वन थिंग दे हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के केस में आप देख सकते हैं फेवरेबल ज्योमेट्री वर्सेस पुअर ज्योमेट्री, ये प्रोडक्ट का है। जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनका ओरिएंटेशन इस तरह से होगा तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यदि इस तरह का ओरिएंटेशन है दे डोंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इसका मतलब ओरिएंटेशन इनका प्रॉपर नहीं है, उचित अभिविन्यास नहीं है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और इनका उचित अभिविन्यास है इसलिए ये रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर कोलाइड होकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। You need a collision to have reaction. Collision provide energy required to break bond. Most collisions are not successful. A successful collision is required. पहला आप देख लिए ओरिएंटेशन, सेकेंड इज सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। यदि एनर्जी इतनी नहीं है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। पहले से जो अमाउंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास है थोड़ी सी एनर्जी हम उसको ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट। Collision theory can also be used to explain how the rate of reaction can be changed. Increasing the temperature increases the rate of reaction because यदि आप ताप को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव होता है, ज्यादा कोलिजन होगा, हार्डर कोलिजन होगा। इंक्रीजिंग द रिएक्टेंट कॉन्संट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। यदि आप अभिकारक के सांद्रण को बढ़ाते हैं तो भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। क्यों होगा? अगेन कोलिजन उनमें ज्यादा होगा। यदि आप कैटलिस्ट को यूज करते हैं, कैटलिस्ट आप मिलाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? कैटलिस्ट मिलाने से क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी आप ये विच अलाउ अस लो एनर्जी कोलिजन टू बी सक्सेसफुल। इसका मतलब होगा कि हम कैटलिस्ट को मिलाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। चेंजिंग द नेचर ऑफ रिएक्टेंट फॉर ए मोर रिएक्टिव केमिकल चेंजेस द रेट बिकॉज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ which allow us low energy collisions to be more effective. Next, increasing the surface area of solid reactant increase rate of reaction. जैसे जैसे surface area पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे अब क्रिया की दर बढ़ती जाएगी। रीजन क्या होगा कि कोलिजन जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब एग्जांपल लीजिए, एक बैलून फुल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बड़ा कोई बैलून है वे आपस में रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते। वाई? ए स्मॉल स्पार्क इग्नाइट कॉजेज एन एक्सप्लोजन। थोड़ा सा एक इग्नाइट कर दिए, माचिस जला दीजिए, तुरंत सडनली एक्सप्लोड होता है। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है और जैसे इग्नाइट करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सडनली कम होता है और एक्सप्लोड हो जाता है। द स्पार्क प्रोवाइड्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इट एक्सप्लोड्स बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A candle does not burn at room temperature. कोई कैंडल है वो रूम टेम्परेचर बर्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। A match causes the candle to burn. जरा सा ही आप माचिस बारते हैं, जलाते हैं, तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है? वो जल जाता है। Why? The match provides the extra energy. The candle continues to burn. Why? Because it is exothermic reaction. Decomposition of H2O2 ये बहुत धीरे धीरे होता है। ऑक्सीजन और H2O में कन्वर्जन होगा, लेकिन यदि उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डाल दें तो रिएक्शन रेट बहुत फास्ट हो जाएगा। H2O2 का डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है। क्यों? उसका रीजन है Ki यहां पर प्रोवाइड करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रूम टेम्परेचर पर H2O2 का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई है, लेकिन जैसे ही Ki आप ऐड करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को वो स्लो कर नीचे कर देता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। सो Ki इज कैटलिस्ट, it is not a reactant and it speeds up the reaction. Why it speeds up the reaction? Because it lowers the activation energy. ये सक्रिय ऊर्जा को कम करता है जिससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेज द रेट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे, रेट देख रहे हैं आप, यदि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा रहे हैं तो रेट क्या होगा? कम होता जाएगा। इधर चलिए आप देखिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो रहा है तो रेट बहुत ज्यादा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर और रेट के बीच, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट। आप देख सकते हैं कि यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंसंट्रेशन एंड रेट, व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, rate of reaction increases. So rate